अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवर जबीन आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में। आज मैं सिंध असम्बली की एक ऐसे मिनिस्टर के पास और उनके दफ्तर के बाहर खड़ी हूँ जो कि यहाँ की हमारी जो माशरे की ख़वातीन हैं उनकी आवाज़ हैं। हुकूक़ निस्वा, जो ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं उनको वो उनके हक़ दिलाती हैं, उनकी आवाज़ बन के खड़ी होती हैं। और उनका जो ख़ानदान है शहीदों में शुमार है। उनकी जो बहन है 18 अक्टूबर के धमाके में शहीद हुई थी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं बात किन की कर रही हूँ और किन के दफ्तर के बाहर खड़ी हूँ। हुकूक़ निस्वा ख़वातीन की मिनिस्टर शाहिना शेर अली। आइए इनके दफ्तर चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवर जबीन आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में। जी बिल्कुल, आज हम ऐसे सितारे के साथ मौजूद हैं जिनको देखना और उनके साथ काम करना हर कोई पसंद करता है। हुकूक़ निस्वा ख़वातीन की वो वज़ीर हैं मैडम शाहिना शेर अली। ये उन ख़वातीन की आवाज़ हैं जो माशरे की सताई हुई हैं। उनकी परेशानियाँ, उनके मसले हल करना इनकी अव्वलीन तरजीह है और इनको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी मसरूफियात के बावजूद हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आप, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ रहती हैं और आपका डिपार्टमेंट कोई बहुत ही मसरूफ़ तरीन डिपार्टमेंट है, स्पेशली ख़वातीन। और ख़वातीन भी वो जो माशरे की सताई हुई हैं और जिनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं और आपको फ़ौरन रैपिड एक्शन लेती हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं मैडम, जो आपको लोग पसंद करते हैं, स्पेशली लेडीज़, यंगस्टर्स, जो यंग लड़कियां हैं। देखिए, आपका जो काम कहते हैं, जो आपका काम होता है वो आपकी आवाज़ और आपकी पहचान बन जाती है। अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होती तो शायद मुझे कम लोग जानते। और इसके बाद ये डिपार्टमेंट जब मिला, हर उस बच्ची का मसला हो या हमारी किसी ख़वातीन का मसला हो, जब हम उस पर एक्शन लेते हैं तो लोग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि मेरे अंडर में वो काम आता है कि बहुत आसान काम नहीं है। कभी हमें फ़ोन आ जाता है कि मेरी जान को ख़तरा है, हमें उसको भी रेस्क्यू करना होता है। और हमारे ही आसरे में मेरे दारुल उमान के अंदर काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं। अब उनके समझो कि उनका घर है, उनकी देखभाल करना, उनके लिए पूरे दिन की एक्टिविटीज़ अरेंज करवाना, सारी बातें वो दारुल उमान के अंदर रहती हैं। तो कोई स्किल्स के प्रोग्राम्स वगैरह, तो जब भी मैं ऑफिस आती हूँ तो बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट इनके लिए क्या करना चाहिए। और जेलों में जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी जो है ना वो फलाह और बहबूद के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उनके बारे में बैठ के डिस्कस करना, ताकि बेहतर से बेहतर लाइफ जो है वो भी डिज़र्व करती हैं। किसी भी वजह से, किसी भी मुश्किल में वो जहाँ भी हैं, उनको जो है ना हेल्प करना और उनकी लाइफ को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके आना, उनके लिए कुछ बेहतर करने की सोच लेके जो है ना सुबह घर से निकलती हूँ और शाम तक इसी जुस्तजू में रहती हूँ। बिल्कुल यही वजह है कि आज भी आप बहुत मसरूफ़ थी और आपने हमें टाइम दिया। चाहे वो जेल हो, जो कैदी ख़वातीन हो, या फलाही इदारे हों, या सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं। अच्छा मैडम, ये मुझे बताएं कि जो जेलों में ख़वातीन हैं तो उनके मसाइल ज़्यादा हैं या जो नॉर्मल बाहर जो ख़वातीन रहती हैं? देखिए, जेलों में जो ख़वातीन हैं ना, उनके मसाइल जो बाहर रहने वाली ख़वातीन हैं उनकी ज़्यादा है, जो बाहर रह रही हैं। अच्छा। वो आए दिन निकलती हैं, आए दिन कुछ नई चीज़ें फेस करती हैं। आपको पता है, आप भी एक वुमेन हैं, आपको पता है वर्किंग वुमेन को कितनी चीज़ों को फेस करके जो है ना वो निकलना पड़ता है। वो सुबह निकलती हैं, घर को पूरा देख के, और वापस अगर शाम को वापस आती हैं घर, तो उसी घर को समेटना पड़ता है और घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना भी है और अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करनी है। और कुछ किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को भी देखना है। अगर हम बात करें जेल की ख़वातीन के, तो वो कोई भी जुर्म करके जेल के अंदर आ गई हैं, उनको सज़ा हो गई है, कोई साल के लिए, कोई 6 महीने के लिए,
अल्लाह माफ़ करे, किसी का जुर्म इतना बड़ा होता है कि वो उम्र भर के लिए जो है ना वहाँ, तो फिर वो जेल में जो एक्टिविटीज, डिफरेंट जेल डिपार्टमेंट खुद भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है इसमें, आपको भी पता है, कोई शक नहीं है जी। जो हमारे हिस्से में काम आता है वो हम भी कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को जेल के अंदर लीगल सपोर्ट चाहिए, अगर होता है ना कभी कभी आपका केस इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एक खातून जेल चली जाती है तो ऑटो पर उसकी फैमिली उससे कट जाती है और फैमिली कहती है कि हमें आज के बाद आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है, चाहे वो जुर्म किया है या नहीं किया है। बस जेल का नाम सुनते तो एकदम से लोगों के जो है ना रवैये बदल जाते हैं। तो इस पे ये है कि वहाँ पे वो रहती हैं, उनको पता है कि उनकी सज़ा का जो है ना वो टाइम पीरियड कितना है। फिर उस जेल के अंदर स्किल्स के प्रोग्राम्स जेल डिपार्टमेंट खुद भी चला रहे हैं जी। अब वुमेन डिपार्टमेंट के भी हैं। आज हमने जाके उनको सर्टिफिकेट्स जो है वो जी दे दिए ताकि वो जब जेल से बाहर जाएं और कहीं अगर अप्लाई करें तो उनके पास कोई हुनर तो हो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो कोई क्राइम ना करें और क्राइम करके जो है वो वापस जेल ना आए। तो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन फ्यूचर भी बहुत सारी जो है ना वो प्लानिंग्स जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। हम चाह रहे हैं कि उनकी बेहतरी के लिए, उनकी इस्लाह के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह इन सून आपको खुद भी सुनने को मिलेगा कि मज़ीद उन ख़वातीन के लिए हम क्या कर रहे हैं। और जो बाहर एक ख़वातीन रह रही है वो आज एक सुबह निकलती है ऑफिस में, उसको एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है, वो रोड तक जाती है, एक और चैलेंज है। तो मैं समझती हूँ कि जो बाहर रह रही है ख़वातीन, जो स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है, उनकी लाइफ जो है ना हर दिन एक चैलेंज से कम नहीं है। क्या बात की आपने, बिल्कुल। ये जो वर्किंग लेडी है उसकी लाइफ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रादर देन जेल में रहने वाली, मगर ये आपने बहुत अच्छी बात की कि उनके लिए आपने बहुत अच्छे फ्यूचर में अच्छे प्रोग्राम्स आपने सोचे हुए हैं और प्लस सर्टिफिकेट्स उनको इशू किए हैं ताकि वो आगे जाके फर्दर वो काम कर सकें। अच्छा मैडम, बीच में काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए, वैसे तो आप हैंडल करती हैं, ओवरऑल सिंध पूरा देखती हैं माशाल्लाह, तो शांति महेश्वरी हो गई, प्रिया कुमारी हो गई, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं, रेप के केसेस होते हैं, और ये उसमें तो शांति वाले में तो आप बिल्कुल मैं तो देख रही थी आप बिल्कुल तदफीन तक भी जो है ना आप साथ साथ। बिल्कुल। तो उस बारे में मैडम कुछ बताएं। देखिए शांति वाला केस सरवत इस तरह से जो है ना हर केस में इंटरेस्ट होता है, लेकिन शांति वाला केस जब मेरे पास आया एज अ फर्स्ट डे, जब मुझे पता चला कि एक बच्ची का रेप हो गया है, ठीक है, हमने केस लिया, जब मैंने FIR देखी तो वो तो शादीशुदा है और रेप करने वाला कौन, उसका हस्बैंड, और शादी को कितने दिन हो गए, मैक्सिमम 4 से 5 दिन, यानी कि नई नवेली दुल्हन। तो मैं हैरान और परेशान हो गई कि एक बच्ची, जब किसी भी बच्ची का जब वो शादी का टाइम आता है ना, वो उसकी तैयारियों में लग जाती हैं, वो कहती है मुझे ऐसा तैयार होना है, ऐसी मेहंदी लगानी है, और जब वो रुखसती का टाइम आता है ना उसके जहन में ये होता है कि मैं अब उस घर जा रही हूँ तो मुझे अपने फ्यूचर में ये चीज़ें करनी है। हम मिसाल देते हैं ना कि शादी मतलब 2 लोग 2 गाड़ी के, एक गाड़ी के 2 पहिए, तो उनके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। बहुत सारी ऐसी मिसालें बड़े बुजुर्ग दिया करते हैं और आज तक भी देते हैं। तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई, मैंने कहा मैंने इसके पास जाना है। मैं हॉस्पिटल पहुंची, वो ट्रामा सेंटर में थी, और जब मैं उसके पास पहुंची ना, मैंने उसके हाथ की मेहंदी देखी, मुझे बड़ा दुख हुआ। जिसका हस्बैंड था उसको फौरी तौर पर हमने अरेस्ट करवाया। शुरू में तो उसको ये लगा कि हो सकता है जो शांति की फैमिली है वो दब जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली थे। बिल्कुल। तो मैंने उसके भाई को, उसकी भाभी को और उसकी अम्मी को मैंने कहा अम्मा वो आपकी बच्ची है, हमारी बहन है छोटी, हम उसके लिए लड़ेंगे, बस अल्लाह करे कि वो बच जाए। जब डॉक्टरों से हमने बात की तो यकीन माने उस बच्ची की वो कंडीशन थी, डॉक्टर ने कहा इसका बचना मुश्किल है, हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश कर लें। फिर मैंने उनको कहा कि ब्लड अरेंज करने में, तो हमने ब्लड बैंक वालों से बात की कि भी ऑन कॉल आपने उनको, क्योंकि आपको पता है ब्लड देना आसान है, उसको अरेंज करना, रखना, किस टेम्परेचर पे उसको रखना, ये सारी चीज़ें हमने अरेंज की, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि किसी तरह ये बच्ची जो है वो बच जाए।
फिर सेकंड उस पे जब उसका हस्बैंड कोर्ट आया सेकंड बेल पे, तो मैंने देखा मेरे डिपार्टमेंट के जो वकील थे वो सब खड़े थे। फिर उसने उस दिन तस्लीम किया कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और मैंने ये गलती की है। फिर मैंने उनके इन लॉज से जाके पूछा, मैंने कहा आप ज्वाइंट फैमिली हो, आपकी ज्वाइंट फैमिली में इतना बड़ा वाकया हुआ, तुम लोगों ने महसूस नहीं किया? फिर उन्होंने कहा कि हमने लगा कि बच्ची को शायद वो जिन्नात का असरात है, ये है वो है, इसलिए से वो चीखें मार रही है। उस पे डाल दिया। और पहले तो ये निजी हॉस्पिटल गए थे कि किसी तरह इस केस को जो है वो दबाया जाए। हॉस्पिटल रात को लेके गए, फिर घर लेके आए, किसी तरह इसके भाई को पता चला। जब भाई को पता चला तो बहन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। जब वो ट्रॉमा सेंटर पहुंची ना, वो जो है ना बिल्कुल वेंट पे चली गई, हाथों से निकली गई थी। जब हमें पता चला कि वो जो है ना इंतकाल कर गई हैं, जब जैसे ही हमें कॉल आई है, तो मैंने कहा कि चलो ट्रामा चलते हैं। हमने कहा हम तो बहुत कोशिश कर रहे थे, उसकी फैमिली ने भी कहा आप लोगों ने हमारी हेल्प की, लेकिन जो किस्मत में था इसके हस्बैंड ने इसके साथ जो किया, हमने कहा ठीक है आप बता दें, इसकी तदफीन आप ज़ाहिर बात है अपनी जो भी आपके रसूमात है जिस तरह आप करोगे। आप एक गरीब फैमिली और अचानक आप अभी शादी की है बच्ची की, तो तमाम चीज़ें डिपार्टमेंट सपोर्ट करेगी। तो उन्होंने कहा कि हमारा आबाई गांव है और हम चाहेंगे कि डेड बॉडी हम अपने आबाई गांव ले जाएं। तो तकरीबन 2-2:30 के टाइम ये वाकया हुआ और हम लोग जो है ना बॉडी लेके तकरीबन रात 9-10 बज गए थे। हम उनके आबाई जो गांव है वहाँ पर पहुँचे, जो उनके रसूमात थे उस तरह से उसके जो है वो तदफीन का अमल हुआ। अभी भी उसका केस चल रहा है। मैंने उनके घर वालों से मैं खुद गई हूँ, उसके बाद जब वो गांव से वापस आए मैंने इसकी वालदा से कहा, मैंने कहा खुदारा एक काम मत करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपकी पूल जैसी बेटी जो है वो चली गई, बिल्कुल सपोर्ट हम करेंगे, आपको हर लिहाज से हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने जो है ना किसी भी हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। आपको पता है आजकल मैं हैरान हो जाती हूँ, केस आ जाता है, हम उसको रजिस्टर करते हैं, हम उसको परसू करने लगते हैं, फिर एकदम से ये हो जाता है कि जो भी विक्टिम्स होती हैं वो कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ में गए। आपको पता है अभी किसी ने कहा कि आप लोग ऐसे, मैंने कहा हम कैसे कहें, वो कोर्ट में जाके बयान दे देती है, उसके बाद तो कोई भी डिपार्टमेंट हो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट ही दे दिया कि बस अब हमें कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चलना है, आगे इस केस को लेके हम नहीं चल सकते, तो फिर हम नहीं कर सकते। लेकिन शांति वाला केस हमारे लिए यह है कि अभी तक वो केस जो है वो फाइट हो रहा है। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा आपका हाथ है और मैं तो उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने खुद देखा आपको, आप एक पैर पे खड़ो के जो ना आपने उनके लिए बहुत सपोर्ट किया, तदफीन तक जो है ब्लड डोनेशन, ब्लड सारा प्रिजर्व करवाना, उसको करना, ये एक बहुत बड़ा काम है और आप काफ़ी उन दोनों में बिजी और मेरे ख्याल से उस वक्त का ये बहुत ही एक बड़ा मसला और बड़ा केस आपके सामने आया, बिल्कुल, और आपने और उस लड़के को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा मैडम, जो अंदरूनी सिंध में भी इस तरह के काफ़ी केसेस होते हैं, लड़कियां अगवा हो जाती हैं, रेप हो जाते हैं, उनको फिर आप कैसे वो करती हैं? देखिए हमारे पास कोई भी केस हो पूरे सिंध में जी, यानी कि कराची से लेके कश्मीर तक जी, तो हम उसको एक ही उसमें देखते हैं, केस रजिस्टर हो जाता है और वहाँ के एसएसपी से हम रब्ता करते हैं। जो मुजरिम नज़दीक होते हैं वो उसी दिन पकड़े जाते हैं। अगर कोई दूर निकल जाता है तो पुलिस वाले जो है ना हमारे डिपार्टमेंट वालों के साथ राब्ते में रहते हैं और सर्च करते हैं, क्योंकि मुजरिम कब तक छुपेगा, हाँ जुर्म छुपता नहीं है। और जितने भी वो आए, बस वो मैं आपको कह रही हूँ ना कि कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए तो बहुत सारे मुजरिमों को जो है वो सज़ा मिल जाती है। लेकिन ये जो बीच में जो एक वो सिलसिला चलता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ वाला, ये बड़ा दुख देता है। इसी तरह जब मुझे पता चला कि जैकमाबाद में हमारी पोलियो वर्कर थी, वो वैक्सीन, जो आपको पता है उनका एक पोलियो मुहिम जो स्टार्ट होता है, तो वो घर घर जाके वैक्सीन पिलाती हैं। तो उसमें क्या हुआ, वो बेचारी अपना जो वैक्सीन का उनका बॉक्स होता है वो लेके घर से निकली और वो अपनी ऑन ड्यूटी पर थी। वो वैक्सीन पिलाते एक घर में किसी दरिंदा सिफ्त बंदे ने ये नहीं देखा कि वो अपनी ड्यूटी में है और उसका रेप हो गया।
जब मुझे पता चला तो कुछ लोगों ने कहा कि आप इसको जो है ना कराची बुलवा ले। मैंने कहा नहीं, वो मुतासरा खातून है, वो क्यों चल के आएगी, मैं चल के चली जाती हूँ। क्या बात है। फिर मैं यहाँ से निकली कराची से, आपको पता है कराची से सफ़र जैकमाबाद का बड़ा लंबा सफ़र होता है। हमें रात शक्कर पे हो गया था। फिर अगले दिन हम गए, उसकी फैमिली से मिले, उनके बच्चों से मिले और उस औरत से मिले और उसके हस्बैंड को हमने रिक्वेस्ट की और हमने उसकी काउंसलिंग की कि देखें इसके साथ गलत हुआ है, अब आपने इसका साथ देना है, बिल्कुल आपने इसका साथ नहीं छोड़ना है। ये हमारी पूरी लीगल टीम है, ये आपका जो है वो केस देखेगी और आपकी वाइफ के साथ हम हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसका साथ ना छोड़ें। आपको पता है सरवत, ये हमारा एक माशरा है, जुर्म एक दफा होता है, उस जुर्म को जो है ना बार बार रिवाइज किया जाता है। बिल्कुल ऐसा आपको पता है ना हमारे माशरे में क्या होता है, एक औरत किसी भी वजह से दारुलमान में है या जेल में है, वो वापस आती कहती ये औरत है जो फलां केस था इसके ऊपर। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मीडिया पे उनको हाईलाइट कम करते हैं ताकि उनका नाम और उनकी पिक्चर्स जब मीडिया में आ जाती हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि ये खातून है, तो फिर सारी जिंदगी उनको सिर्फ उन्हीं नाम से याद किया जाता है। अब ऐसा है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, जो वुमेन जेलों में रहती हैं, दारुलमान में रहती हैं, उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, केस ख़त्म हो जाता है, जब वो बाहर निकलती तो उनके पास कोई रहने की जगह नहीं होती है। हम सोच रहे हैं कि आगे जाके हमने तो मतलब हमारे पास सेफ हाउस हैं, दारुलमान है, अब हम चाह रहे हैं कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने की तरफ हम जाएं। क्या बात है। ताकि जो जितनी भी हमारी खवातीन हैं जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, ताकि उनको अपनी एक जगह रहने की हो। अगर हमने ये बना लिया सरवत, हम इसमें कामयाब हो गए तो किसी हद तक हम वुमेन ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि किसी के पास रहने के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, तो वो क्राइम में, वही खातून जो है ना ज्यादा क्राइम में यूज होती है। हमने इस चीज को स्टडी किया। जब हमारे पास केस आते हैं तो हम केस की नौयत को देखते हैं, फिर हम उससे बात करते हैं कि किस तरह से वो जुर्म स्टार्ट तो हुआ, लेकिन हमने अब ये तय किया है कि एक चीज हो गई, चलो हो गई, अब उसको बेहतर कैसे करना है। उसको सारी जिंदगी हमने ये नहीं कहना है कि आप मुजरिम हैं, आपसे ये हो गया। अगर हो गई, हम बच्चों को भी कहते हैं ना, आज ये गलती की, कल नहीं करनी, कहीं से तो ये इब्तिदा हो। तो आज जेल जाके भी मैंने यही कहा, वहाँ की जितनी खातून थी, मैंने कहा आप आए, अगर आप यहाँ से बाहर निकलती हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपकी दादरसी करेंगे। अच्छा मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि उनके लिए सेफ हाउस या इस तरह का कोई दारुल अमान, ये जैसा वो मुतासरा खातून वाकई जब बाहर आती है तो वही फिर तनकीद का निशाना। बिल्कुल, उनके लिए आपने ये बहुत अच्छी सोच, आप खवातीन के लिए एक मसीहा हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो दुखियारी खवातीन है वो तो ये चाहेंगी कि हर दफ़ा जो है वो शाइना शेर अली हमारी मिनिस्टर हो, और ताकि हम इजीली उनके पास जाएं और अपने मसाइल हल करें, क्योंकि रैपिड एक्शंस लेती हैं आप। अच्छा मैडम, ज़ैनब केस जो छोटी सी बची थी, उससे लेकर अब तक का सबसे आपको ख़तरनाक और सबसे क्या कहते हैं दिल दहलाने वाला, शांति महेश्वरी के अलावा कोई ऐसा केस? मेरे पास एक केस आया था, लाड़काना की बच्ची थी, शुमाइला नाम से, उसका कोई नाम शुमाइला और आगे कुछ और सरनेम था। तो वो जब केस आया ना, तो उस केस में मैंने उसके पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया। अगर उनके पेरेंट्स तावन नहीं करते ना तो सरवत हम कुछ नहीं कर पाते। उस केस को आज तक मैं नहीं भूलती हूँ। अच्छा। वो बच्ची स्कूल के लिए घर से निकली, उसके पेपर चल रहे थे, और जैसे स्कूल टाइमिंग ख़त्म हुआ तो वालिदा ने देखा कि बच्ची घर नहीं आई है। तो मालूम हुआ, स्कूल गई तो स्कूल से पता चला कि आज वो आई नहीं है। स्कूल वालों ने कहा कि पेपर था, हम समझे शायद बच्ची ये बीमार है इस वजह से नहीं आ रही है। इसकी माँ ने बहुत ढूंढा, तो मतलब जिस दिन वो घर से निकली है नहीं मिली। अगले दिन उसका एक वीडियो आ जाता है कि आप मुझे मत ढूंढें, आप अपने दूसरे हस्बैंड के साथ खुश रहें अपनी माँ के लिए, और मैंने शादी की है। उसकी माँ हमारे पास आ जाती है, उसकी माँ कहती है ये मेरा हस्बैंड है, ये इसका वालिद है, मेरी कोई दूसरी तीसरी शादी नहीं है, ये हमारी बेटी है और हम इसके माँ बाप हैं। ये आप देखें, यहाँ से हमने उस चीज़ को पकड़ा कि
ये बच्ची अपने होश में तो नहीं होगी कि वो अपने ही वालिद के लिए इस तरह के अल्फाज कह रही है। तो फिर दूसरे दिन फिर एक और वीडियो इसने भेजा। मैंने कहा जिस 2 नंबरों से वीडियो भेजेंगे, मैंने कहा जो वीडियो भेज रही है वो नंबर दे। नंबर को हमने लिया, ट्रैप किया और पुलिस की मदद से हमने उस बच्ची को जाके रिकवर किया और कुछ लोग जो है वो पकड़े गए थे। वो बच्ची को वहां से लाड़काना से लेके बलूचिस्तान के किसी इलाके में लेके गए। उनके क्राइम करने का तरीका यही है। बच्ची ने कहा जब मैं वहां पहुंची तो मतलब जब मुझे यहाँ से अगवा किया तो मेरी आंखों में पट्टी थी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा एक कमरा है, उसमें मुख्तलिफ ड्रेसेस पड़े हुए हैं। ये पूरा तैयार करते हैं, ब्राइडल बना लेते हैं और किसी के भी साथ बिठा के पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और स्टेटमेंट करवा देते हैं। और उसके बाद उनको जो भी ज़ाहिर बात है अच्छे इरादे से तो लेके नहीं जाते, जो करना होता है फिर वो करते हैं। क्योंकि माँ बाप यही कहते हैं ना कि भाग गई, शादी कर ली, बहुत कम लोग हिम्मत करके पीछे जाते हैं। जब उस बच्ची को हमने रिकवर किया, हम इसको यहाँ लेके आए, वो इतनी डरी हुई थी। फिर हमने उसकी वालिदा को कहा से कहा हम कराची शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा आप कराची शिफ्ट हो जाएं, इसकी एजुकेशन का फिर हम देख लेते हैं। फिर वो बच्ची जो है वो कराची शिफ्ट हुई, फिर यहीं पढ़ने लगे। लेकिन वो बच्ची भी पहले तो बहुत सहमी हुई थी, उसके बाद जो है वो सही हो गई और पढ़ने लग गई। और सरवत मैं आपको एक और केस का बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। जो मोबाइल फोन है ना, मैं आप कि उससे बहुत सारे लोग मुझसे सुन रहे होंगे, मैं उन माहों को भी कहूंगी, उन बच्चियों को भी कहूंगी, खुदारा आपकी ज़रूरत के लिए इसको ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल करें। आपकी स्टडी के लिए है, इसको स्टडी की हद तक इस्तेमाल करें। एक दर्जी की बेटी कराची से हैदराबाद, उसको फ़ोन आ जाता है, फ़ोन पे उसको एड्रेस बताया जाता है, तो वो घर से निकलती है, उस एड्रेस पे कराची में नहीं सरवत, वो हैदराबाद पहुंचती है। वो हैदराबाद पहुंच जाती है। जैसी वो हैदराबाद पहुंचती है, उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। वो जिस घर के अंदर कमरे के अंदर जब इसको लेके आते हैं, वो बच्ची कहती है जैसे मैं कमरे में इन हुई तो वहां पे 3, 4, 5 जो लोग बैठे हुए थे, वो तकरीबन तमाम के तमाम लोग मेरे वालिद से भी बड़े थे। तो मैंने अपना फोन उठा के हिम्मत करके उसी नंबर को डायल किया जिस नंबर से मेरा राब्ता था। तो सबसे बड़े उम्र के बंदे ने कहा कि ये जी आप मुझसे बात करती थी। तो उस बच्ची ने कहा आपसे नहीं 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 नहीं, मुझे वापस जाना है। और उस टाइम शायद जो कहते हैं आपके नसीब में कोई चीज़ अगर होती है वो ओके रहती है, तो अगर वो वहाँ पे मजम्मत करती, वो सोसाइटी के अंदर थी। उनमें से एक बंदा बड़ा शार्प निकला, उसने देखा ये घबरा रही, का बेटा घबराए नहीं, फिर मेरे सर पे आके हाथ रखा, आप घबराए नहीं, चले मेरे साथ, आपको कहाँ जाना है? उसने कहा मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। वो बाय रेल ट्रेन आई थी कि मुझे ट्रेन स्टेशन तक आप छोड़ दें, मैं वापस चली जाती हूँ। तो वो वहां से निकाल के किसी ऐसे सुनसान जगह पे लेके पहुंचा जो इनका इरादा था। उस बच्ची का गैंग रेप हो गया। फिर वो उसको हमने हैदराबाद के हॉस्पिटल में 2 दिन रखा। 2 दिन रखने के बाद जब हम उसको कराची, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी थी, आपको पता है, इस कंडीशन में इस बच्ची को ट्रैवलिंग हम करवाते तो हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि उसकी ज़िंदगी बचती या नहीं। मैंने कहा पहला जो स्टेप हमारा ये है कि हम इसको हॉस्पिटल में ले जाएं, जाके उसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो पूरी हो। डॉक्टर ने कहा 2 से 3 दिन लगेंगे मैडम, ये सही हो जाएगी। तो उसके बाद उसको इसका केस हमने कराची में ही वो किया। इसकी वालिद मेरे पास आए, कहा, मैंने उसकी वालिद के भी अल्फाज जो है ना अभी तक मैं सोचती हूँ मेरे कानों में घूमते हैं। मेरी बेटी ने गलती कर दी, एक दफ़ा गलती की, अगर मैं इसको ज़माने के रहम व करम पर छोड़ दूँ मैडम, फिर ये सारी ज़िंदगी के लिए ना गलतियों पे गलतियाँ करती जाएगी। फिर अगर मैंने इसको दुत्कार दिया, वहाँ के बाद पता नहीं ये कहाँ जाए, उसके बाद पता नहीं कहाँ, तो मैं इसको रखना चाहूँ। मैंने कहा फिर ये कोर्ट प्रोसेस है, आपको कोर्ट के सामने जो है ना अपना बयान भी देना पड़ेगा, ताकि आप श्योरिटी लें कि आप जज्बात में आके इसको मारेंगे नहीं। कह रहे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं करूँगा। फिर उसके घर के 3 लोग और आए, ताया, अब्बू, चचा, ये सब आके उन्होंने बच्ची को जो है ना यहाँ से कोर्ट से, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट के ऑर्डर पे
फिर हमने उनको उनके हैंड ओवर कर दिया। अब आप देखें मोबाइल फ़ोन पे उस एजेड बंदे ने किस तरह की बातें की कि ये बच्ची की उम्र 17 से 18 साल की बच्ची, यंग एज बच्ची जो है ना, वो यहाँ से निकल के हैदराबाद पहुंची। मैं कहूँगी कि सरवत अगर हम इस तरह केसेस की स्टोरी करें ना तो इतने सारे केसेस होंगे कि आपका जो अभी इंटरव्यू टाइम है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आप जो हमारी गलती कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमारी बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ सोचती हैं कि माँ बाप हमारे दोस्त नहीं हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, और घर से बाहर निकलते हैं, दोस्तियां करते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो सहेलियां ही क्यों ना हो। तो भाई आपके जो सबसे करीबी दोस्त हैं वो आपके सबसे पहले पेरेंट्स हैं, उसके बाद आपके बड़े बहन भाई हैं, उनसे दोस्ती कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। और मोबाइल पे कोई रॉन्ग कॉल आए तो सबसे पहले अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं, उनको ऑन बोर्ड लें, भाई ये है, ये कॉल आई है इस तरह से। आप तो मीडिया पे रिपोर्टिंग करती हैं, आपके सामने तो बहुत सारे ऐसे केसेस नज़र आते होंगे, आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो फ़ोन के ज़रिए दोस्ती हो जाती है और वो घर से निकलती हैं, और बाद में क्या हो जाता है फिर हमारे पास जो है वो पहुंच जाती हैं, फिर उन केसों को जो है वो हम देख रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो जो पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन दे देती हैं किसी भी ज़रूरत के तहत, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चियां और बच्चे लेते हैं, मैं कहती हूँ माँ बाप देखें, अपनी निगरानी में देखें कि हमारे बच्चे जो हैं वो कर क्या रहे हैं। अगर ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो किस पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं। अगर माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी को उसी तरह देख लें, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कहते हैं हम खुद सारा दिन जाके काम करते हैं, फिर इतना टाइम नहीं होता। मैं कहती हूँ अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए सारा दिन घर से निकलती हैं, जॉब्स करती हैं, लेकिन खुदारा अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि हम तो हैं, हम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो फर्ज है, जो आपका जो काम है वो आप भी करें। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज मैडम शाइना शेर अली साहिबा ने दिया कि माँ बाप का भी काम होता है, इनका इदारा तो है, वो तो काम कर रहा है, मगर अवलीन तरजीह और अवलीन प्रायोरिटी घर से स्टार्ट होती है। घर का जैसा माहौल होता है, और ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, खुदारा अपने बच्चों को पहले देखें, नहीं तो फिर ये आगे हाथों से निकल जाते हैं। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। बातें तो इतनी सारी हैं मैडम के, और आप जो बातें मतलब बता रही हैं, सारे किस्से, मतलब हमारे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए हैं, और आप तो बिल्कुल प्रैक्टिकली करती हैं और देखती हैं, फेस करती हैं, और आपकी सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आप खुद वहाँ जाती हैं, ना कि उस फैमिली को यहाँ बुलाती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जिस लेवल पे आप माशाल्लाह मिनिस्ट्री पे बैठी हुई हैं, वरना अक्सर ऐसे भी हमने देखे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास आ जाएं, हम क्यों जाएं, मगर ये आपका बड़ापन है, और ये एक सदका जारिया भी है, और ये एक नेकी का काम भी है। बिल्कुल, आप बहुत सारे काम एक साथ कर रही हैं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अच्छा मैडम, 18 अक्टूबर एक हादसा हुआ, उस हादसे के बाद आपकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ गई, उस बारे में मैडम आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, 18 अक्टूबर 2007 जी, जब ये दिन आ रहा था तो हम बहुत खुश थे, क्योंकि बीबी आ रही थी जलावतनी के बाद दोबारा पाकिस्तान, तो पूरा पाकिस्तान जो है इसमें बहुत खुश था। तो उसके सेलिब्रेशन चल रहे थे, और मेरी सिस्टर जो है उस टाइम पार्टी की ओहदेदार थी, तो वो बड़ी एक्टिव रोल था उसका। उस टाइम वो कैंप्स लग रहे थे, आपने भी देखे होंगे ना, पूरे हाईवे की तरफ कहीं, तो कैंप्स लग रहे थे, और हमारे घर में जो है ना हर जगह झंडे ही झंडे थे कि पैक करने, कोई आएगा उसको इतना देना है, कोई आएगा इसको इतना देना है। तो चलते 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 16 तारीख की रात थी, तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने रुखसाना बाजी को कहा, मैंने कहा कल बीबी आ रही है, कह रहे हाँ कल बीबी आ रही, मैं जाऊंगी, मेरे साथ फलां 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 जा रही हैं। मैंने कहा, मैं कह रहे आप नहीं आए, आप घर पर हैं, मेरी बेटी भी इधर आपके पास रहेगी। तकरीबन 3.5 साल की थी उस टाइम उसकी भी बेटी। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, यानी कि फजर के बाद वो निकल गई। जी जी।
वो चली गई। वो अपने घर से निकली, मुझे फ़ोन किया जी जी कि रात को ही बच्ची को छोड़ दिया था हमारे पास, क्योंकि सुबह अर्ली निकलना था। जी कि हम निकल रहे हैं क्योंकि बाद में रश बहुत होगा, फिर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, एयरपोर्ट तक पहुँचना था। जी जी तो वो निकली और पूरा दिन इसी एक्टिविटी में थी। मुझे जब कॉल किया कि मैं अपना रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, तो मैंने जब बात की तो एक वो होता है ना, वो फरमाइश भी की कि मुझे ये खाना है, ये कल बनवा दो, ये वो जी, सारी जी, चीज़ें जो बहन बहन की चिक चैट होती है। और मेरी तो बेस्ट फ्रेंड, मैंने जो बिल्कुल। एक मैसेज दिया ना कि अपने घर वालों को, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ ऐसी थी कि मेरी लाइफ में मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी बहनें थी। बिल्कुल। तो उसके बाद फ्रेंड्स थी, लेकिन सबसे बेस्ट फ्रेंड अमराज, जो एक होता है ना कि एक दोस्त से आप अपना सब कुछ कह सकते हो, तो मेरी बहनों के साथ ये था। तो कहा कि मैं बस आ जाऊंगी। मैंने कहा काफ़ी रात हो गई है कि बच्ची, मैंने कहा बच्ची आपकी सो रही है। तो कहा ठीक है। उसकी बच्ची सो रही थी और मैं भी बराबर में फ़ोन पे बात करके फ़ोन मैंने रख दिया। मेरी भी आंख लग गई। फिर एकदम से घर में कुछ आवाज़ें मैंने सुनी और जब देखा आधा ख़ानदान अपने घर के अंदर, फिर एकदम से इनकी रुखसाना बाजी की बॉडी आ जाती है कि वो शहीद हो गई हैं। तो उस टाइम ऐसा था कि मेरे साथ साथ पूरी मेरी फैमिली को ये लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि बिल्कुल मेरे वालिद साहब जिनकी डेथ जो है वो जब हुई थी, तब मैं स्कूलिंग एज में, मैं बहुत छोटी थी। तो हमारे लिए वो हमारी बहन नहीं थी, बड़े भाई जैसा उसका रवैया था, एक बाप जैसा शफकत वाला दिल रखती थी। और समझो कि मेरी परवरिश ही रुखसाना बाजी ने की थी। तो मैं तो सोच रही थी, अपनी माँ को देख रही थी और उस बहन को आखिरी दफ़ा देख रही थी कि मतलब मेरे लिए मेरा भाई बड़ा, मेरे वालिद, मेरा सब कुछ, यानी कि कुल कायनात अब ये गई, अब क्या होगा। और ये था कि 18 अक्टूबर से पहले एक वो लाइफ थी जिसमें कोई फिक्र नहीं थी, बस पढ़ना है, खेलना है, मौज मस्ती करनी है। 18 अक्टूबर के बाद वाली लाइफ ये थी कि उसकी बच्ची है, उसको भी देखना है और पूरे घर को भी देखना है। और सेकंड स्टेप ये था कि पॉलिटिक्स भी करनी है। अगर मैं नहीं करूँगी तो कल को कौन कहेगा कि रुखसाना की बहन है। बिल्कुल। तो अगर मैं करूँगी तो अब देखें, अब मेरी पॉलिटिक्स की वजह से जिसको नहीं पता वो पिक्चर देख लेते कि हाँ ये मेरी बहन है जो बीबी के काफिले में जो है वो शहीद हुई हैं। जब मैं निकली और मुझे मेरी पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया जी, यानी कि उस टाइम ये था कि मेरी बहन तो शहीद हो गई, बहुत सारे सवालात ज़हनों में गर्दिश कर रहे थे। ज़ाहिर बात है, आपकी एक फैमिली का फ़र्द एकदम से आपसे बिछड़ जाए, आप सोचते हो कि आगे क्या होगा। लेकिन उस पे मेरी जो पूरी लीडरशिप है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो बीबी के बाद, प्रेसिडेंट साहब जो है ना, हर इवेंट में मैं उस टाइम MPA MNA कुछ भी नहीं थी 2008 से 13 तक, लेकिन मुझे हर वो इवेंट में बुलाया जाता था जहाँ पे MPA MNAs भी इनवाइटेड थे। और जब बहनों जैसा शफकत मैंने अदी फरियाल में देखा है कि अब आगे बढ़ के गले लगाना, और ऐसा लगता है कि उनसे जब भी हम मिलते हैं तो मुझे यही फील होता है कि जैसे हम अपनी बड़ी बहन से मिल रहे हैं। वो समझाती भी हैं और बताती भी हैं कि आगे कैसे करना है। और मैंने देखा है कि हमारी जो पीपल्स पार्टी में आपकी तरबियत बड़ी अच्छी होती है। हमेशा असेंबली में कुछ भी हो, लीडरशिप ये कहती है कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपका रवैया ये होना चाहिए, भले वो बदतमीज़ी करें आप ना करें। तो कहने का मकसद ये है कि एक बहन से बिछड़ने के बाद जो सफ़र स्टार्ट किया, उसमें मेरी लीडरशिप ने मेरा बड़ा साथ दिया, चाहे वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो हों, चाहे बीबी आसफा हों। उनका बड़ा एक साथ था, उनका साथ और उनका सपोर्ट रहा कि आज मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि मैं एक जिम्मेदारी रख दी गई। मैं MPA पहले भी 2 दफ़ा रही हूँ, इस दफ़ा मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी, मुझे कैबिनेट मेंबर बनाना और ये डिपार्टमेंट सौंपना मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि एक शहीद की बहन होके, और मेरे जो बड़े हैं उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, मेरे लीडरशिप ने इतना ट्रस्ट किया कि मुझे एज अ फैमिली मेंबर की तरह हमेशा से ट्रीट किया और हमेशा से रखा।
क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब सोचती हूँ कभी कि मौत आनी जानी है, मरना तो सबको है, जाना है, ये जिंदगी छोड़नी है, लेकिन शहादत की मौत बहुत कम लोगों को बहुत कम मिलती होती है। और इस दुनिया से जाने के बाद अगर आपको कोई याद रखे, ये बहुत कम वो होता है। तो जब भी 18 अक्टूबर का दिन करीब आता है तो चेयरमैन साहब के पास से मैसेजेस आ जाते हैं और वो दुआ के लिए आ जाते हैं। कोई एक बड़ा इवेंट इस कराची में, हैदराबाद में रखे जाते हैं, उन तमाम शहदाओं के लिए उनको याद किया जाता है, उस दिन को याद किया जाता है कि एक खुशी के सुबह को एक रात के अंधेरे में एक गम में तब्दील किया। तो पार्टी आज तक अपने उन तमाम शहदाओं को जो है वो नहीं भूली है। ये बहुत कम पार्टियों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने देखा है अगर पीपल्स पार्टी में रह के किसी ने जद्दोजहद की है, जिसने कुर्बानी दी है, उसकी फैमिली को हमेशा वो साथ लेके चले हैं, साथ छोड़ा कभी भी नहीं है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी की जितनी भी क़यादत है उन्होंने हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखा है, स्पेशली जो शहीद हैं। और ये गालिबन आपकी बहन है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई और शहीद हैं। शहीद जो होते हैं वो तो क़यामत तक गुलाब के फूल की तरह महकते रहते हैं। बेशक। अच्छा मैडम, आपने बीच में सिंध असेंबली में एक बलोची ज़बान में स्पीच की थी। क्या स्पीच की थी आपने, धमाकेदार, धुएंदार। तो उसके बारे में बताइए, जज्बा और ये अचानक से कैसे ये हुआ? असल में ये था कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान से एक डेलीगेशन जो है ना डिप्टी स्पीकर गजाला के साथ सिंध असेंबली में आई, तो सब उसको वेलकम कर रहे थे। तो मैंने भी हैंड रेस किया कि क्योंकि वो भी एक वुमेन है और हमारी जो है वो डिप्टी स्पीकर हैं, तो मैं अभी उनको वेलकम करूं। तो मैं जब खड़ी हुई तो डिप्टी स्पीकर साहब हमारे नवीद भाई वो चेयर कर रहे थे। तो मैंने कहा ये बलूचिस्तान से जो डेलीगेशन आई है तो मैं इसको वेलकम, तो उसने मुझे कहा कि आप जो है वो बलूची में इनको वेलकम करें। फिर मैंने कहा तो असेंबली में तो तीन ज़बान हमारे अलाउ हैं, उर्दू, इंग्लिश एंड सिंधी। तो कहा नहीं आपको चेयर ने अलाउ किया है। तो सारी बात है, जिंदगी में पहली दफ़ा बिल्कुल ऐसी हुआ है, आपको असेंबली के फ्लोर पर ही मौका मिले कि आप अपनी ज़बान में कहें कुछ। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि मैंने अपनी ज़बान में उनको बड़े दिल की गहराई से जो है ना उनको वेलकम किया और उनको बताया कि भी आप लोग सिंध असेंबली में आए हैं, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात। और मुझे मौका मिला तो मैंने 3-4 अल्फाज और भी बोल दिए और मुझे इतना वो नहीं था कि मैंने कहा बस मैंने एक टाइम बोल दिया, लेकिन मैं निकली, बाद में लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, बड़े लोग खुश हुए। मुझे ऐसे लोगों ने भी मैसेज किए सरवत जो मुझे जानते नहीं है, जो बलूचिस्तान में रहते हैं, कि अच्छा सिंध असेंबली में बलोची अलाउ है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ चंद 1 मिनट के लिए अलाउ था, बाकी उस टाइम के लिए नहीं। जो गेस्ट हमारे वहाँ से आए थे वो बड़े खुश थे। अभी भी कुछ दिन पहले गजाला मुझसे मिली तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि आपने बड़ा अच्छे से हमें वेलकम किया और अपने ज़बान में किया। और ये मैडम, ये एजाज़ आपको हासिल हुआ और यू आर द लकीस्ट वन, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से धुआंधार। और हम तो वहाँ जब गैलरी में बैठ के देख रहे थे तो बड़ी खुशी हो रही थी माशाल्लाह। अच्छा मैम, सिंध असेंबली में काफ़ी सारे MPs हैं, मेल फीमेल, किन से आपकी अच्छी दोस्ती है या किन से ऐसा थोड़ा सा कोई लगता है कि ये इससे चिढ़ हो रही है मुझे? ऐसे होता है ना कि लाइफ में। नहीं, मैंने हमेशा सरवत 2013 में जब मैं MP बनकर आई जी, तो हमारी जितनी फीमेल्स MPs हैं हमारी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कोई है अभी या नहीं है, हम साथ बैठते हैं, लेडीज़ लॉबी में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमें ऑन फ्लोर में क्या चीज़ लेके आनी चाहिए, क्या काम किसको करना है। हम एक दूसरे के काम को जो है वो सराहते हैं क्योंकि हमारी पार्टी है क्या। तो मुझे कभी भी किसी से ये नहीं हुआ कि ये चिढ़ या वो। मैं कहती हूँ जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, जो उनके नसीब में है वो उनको मिलेगा। मेरी 2013 से रियाना लगारी जो है जी, उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। हम लोग साथ बैठते थे और अभी भी साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं। बाकी सादिया जावेद हैं, शाजिया हैं, तकरीबन सबसे हैं। तो
ये वो लेडीज़ MPs और जेंट्स MPs से तो सिर्फ सलाम दुआ है, जी जी। अदा कोई काम है तो उनसे पूछ लेते हैं। अदरवाइज ज़्यादा मेरी अटैचमेंट जो है वो मेरी लेडीज़ MPs से है और मैं उनसे सीखती हूँ और मुझे उनके साथ बड़ा मज़ा आता है। कभी हम मजाक भी कर लेते हैं आपस में, तो मुझे बड़ा कंफर्ट महसूस होता है उनके साथ बैठ के बात करना और डिस्कस करना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत है, मैं किसी से जेलस नहीं होती हूँ। मैं कहती हूँ उसका नसीब है, ये मेरा नसीब है और हमें साथ मिल के चलना है, क्योंकि हमारी एक फैमिली अपनी है और एक फैमिली जो है वो हमारी सियासी फैमिली है। अगर उस पार्टी से मैं हूँ या मेरी दूसरी कुलीग हैं तो हम आपस में फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। हमें एक दूसरे से जो है ना प्यार मोहब्बत से मिलना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रही हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो है। और जितनी भी लेडी MPs हैं या जो जेंट्स हैं, दे ऑल आर वेरी नाइस, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों या अदर पार्टी के हों। क्योंकि देखिए सिंध असेंबली एक वो वाहिद असेंबली है जिसमें हर तबके के, हर ज़िबान के, हर जो है वो इलाके के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अदी फरियाल के बारे में आप क्या कहेंगी? अदी फरियाल के बारे में मैं ये कहूँगी कि एक बहुत अच्छी नेचर की हैं, सॉफ्ट सा नेचर है और बड़े प्यार से मिलती हैं और आप उससे जब भी मिलते हो आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। वो बड़ी अम्बल और नाइस पर्सनैलिटी के लिए, और हम वुमेन को वो बहुत, ख़वातीन को बहुत सपोर्ट करती हैं और हमें बड़ा इजी होता है उनके साथ डिस्कशन करना और अपना मैसेज देना। और उसके साथ जब हम मीटिंग करते हैं, अद्दी के साथ मीटिंग होती है तो हम बड़े इजी होके सुकून के साथ बात करते हैं। वो एक लीडरशिप के अलावा एक अच्छी माँ और एक अच्छी बहन है। क्या बात है। अच्छा, आसिफा भुट्टो के बारे में क्या कहेंगी? अक्से बेनज़ीर, बिल्कुल अपनी वालदा की तरह, उनका माशाल्लाह ड्रेसिंग वैसी करती हैं, बोलने का तरीका वैसे ही है। आसिफा भुट्टो का क्या आपको पार्टी में फ्यूचर नज़र आ रहा है? क्या है, कैसी हैं? क्योंकि आप ज़्यादा क्लोज़ हैं। देखिए बीबी आसिफा को जब हम देखते हैं ना तो उसको जो भी देखता है वो कहता है कि वो अक्से बेनज़ीर, और इसमें कोई शक नहीं है जी। जब वो फर्स्ट टाइम MNA बनी, मैं वहाँ पे मौजूद थी जब उसकी ओथ सेरेमनी हो रही थी बीबी की, तो पूरा जो आउस था ना वो इस नज़र से देख रहा था जैसे लग रहा था कि बीबी आ रही हैं, बीबी चल के आ रही हैं। और उसकी बात करने का तरीका, स्टाइल बीबी से बहुत मैच करता है और उसका विजन भी बहुत अच्छा है। वो वही विजन रखती हैं जो बीबी रखती थी। और जब वो बाहर विजिट पे जाती हैं, क्योंकि वो फर्स्ट लेडी हैं, तो जब जिस जगह पे उसको देखते हैं तो लोग जब तस्वीरें जोड़ते हैं तो एक तरफ किसी ज़माने में बीवी भी ने भी वहीं स्पीच किया, अब जो है वो आसिफा बीबी कह रही हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में और अच्छा देखेंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना बीबी की यादें बीबी के बच्चों में नज़र आती हैं। और जब आसिफा बीबी को देखते हैं तो जब भी देखते हैं तो बीबी की याद तो वैसे ख़त्म नहीं होती, वो झलक जो है वो नज़र आने लगती है। जैसे वो सिंध असेंबली में आई थी और किसी ने कहा आपको पता है फ़लाँ सन में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी इस तरह आई थी और यही बैठी थी, और आज बीबी आसिफा आई हैं, वो बैठी हुई हैं, तो वही यादें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला क्योंकि वो भी इस मुल्क के लिए बहुत सोचती हैं। खासकर पोलियो कैंपेन स्टार्ट होता है तो उसके मैसेजेस आते हैं कि अपने इर्द गिर्द इलाकों में देख लें कि कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसने पोलियो के ड्रॉप्स जो है ना पिए हों, क्योंकि वो पाकिस्तान की पहली बच्ची है जिसको पोलियो के ड्रॉप बीबी ने पिलाए थे। तो बीबी आसिफा जो ना पोलियो के लेके बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर काम कर रही हैं। उसका विजन ये है कि पाकिस्तान में जो है ना एक दिन ऐसा भी देखने को आए कि पोलियो फ्री पाकिस्तान के, पोलियो फ्री इंशाअल्लाह ताला। अच्छा अदी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और रोल मॉडल फॉर द लेडीज़, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो मिशन और विजन था, आप क्या समझती हैं पार्टी इस पे किस हद तक कामयाब जा रही है और क्या अब कुछ करना बाकी रह गया है? देखिए सबसे पहले बीबी जब आई जी
तो बीबी एक विजन लेके आई कि इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल करना है। जब एकदम से 27 दिसंबर को ये वाकया हो जाता है, बीबी हमसे बिछड़ जाती हैं, तो हर इंसान सोच रहा था कि नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान के लिए क्या होगा। कोई ये नहीं सोच रहा था कि पीपल्स पार्टी के लिए क्या होगा। हर कोई बीबी को लेके पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद था। तो आसिफ साहब ने जो पाकिस्तान थप्पे का नारा लगाया, तो उसमें ये एक जो साजिश करने वाले लोग थे ना, उनकी साजिशें खत्म हो गई और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए जमहूरी सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तो वो पहले वाइट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। मैं कहूँ कि आपके पास पावर है, मेरे पास पावर है, आप किसी और को दे सकते हैं अपने पावर, हो ही नहीं सकता है ना, कोई इस तरह नहीं करता। सही बात वो है। पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे जिसने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को सौंप दिए। बिल्कुल 18वीं तरमीम बना लिया, सूबों को खुद मुख्तियार किया। ये तमाम चीजें जो थी ये बीबी के विजन के अंदर शामिल थी। बीबी पाकिस्तान आने के बाद बीबी के प्लान में ये चीजें सारी मौजूद थी कि हमने जो है ना इस दफा गवर्नमेंट में आके ये तमाम चीजें करनी है। और अब तक पीपल्स पार्टी में जो भी नई नई चीजें आपको नजर आती हैं वो तमाम चीजें बीबी के मंशूर के अंदर शामिल थी और इन्हीं चीजों को लेके पीपल्स पार्टी जो है वो आगे चल रही है। और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आप देखोगे, अब मौका मिलेगा कभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अगर वो इस मुल्क के वजीर आजम बन जाते हैं तो आप देखें और बहुत सारी आपको चीज़ें चेंज जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक एजाज़ होगा हमारे लिए कि एक यंग जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैडम, आपका जो डिपार्टमेंट है हुकूक निस्वां ख़वातीन के हवाले से आप उनकी वज़ीर हैं, तो फ्यूचर में और मज़ीद आप क्या प्लानिंग्स हैं, अगर हमें कुछ डिस्कस करना चाहें तो? बिल्कुल हमने यही सोचा है, क्योंकि हमारी जो डिपार्टमेंट है इसमें एज अ फर्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है कंप्लेंट सेल जी, सेकंड वन हमारे पास आ जाता है सेफ हाउस, थर्ड वन आ जाता है हमारे पास दारुल-उमान, और हमारे पास डे केयर सेंटर भी हैं जो वर्किंग वुमेन के लिए हैं। वो अपने बच्चों को उस डे केयर सेंटर में सुबह छोड़ती हैं और शाम को वापस घर ले जाती हैं। अब ये 4 चीज़ें तो हमारे पास हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने सोचा है कि हम कोई वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना लें उन खवातीन के लिए जिनको एक छत की ज़रूरत है। और आगे चल के इसके साथ साथ हमारा एक और भी प्लान है जिसमें हम चाहेंगे कि हम सिंपल और स्मॉल बिजनेस पर्पस के लिए वो जो खवातीन कर सकती हैं, किसी वजह से वो नहीं कर पा रही, उनको स्मॉल लोन दे के डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें। क्योंकि हर खातून घर से नहीं निकल सकती, जो घर से नहीं निकल सकती वो घर में रह के कौन सा बिजनेस कर सकती है, उसमें डिपार्टमेंट इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेगा। ये हमारे फ्यूचर प्लानिंग के अंदर शामिल है। क्या बात है मैडम, बहुत अच्छी बातें की। बस प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, मगर बातें इतनी हैं और आपके माशाल्लाह काम और वर्किंग इतनी ज़्यादा है कि वही आपने बात कही कि टाइम गुजर जाएगा सरवत आपका, मगर जो है ना मैं आपको अगर बताने लगूँ तो वो शायद थम ना जाए। अच्छा मैडम, जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं, जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, उन औरतों को, उन यंग लड़कियों को कोई मैसेज आप देना चाहें तो कैमरा आपके सामने है। जी बिल्कुल सरवत, सबसे पहले मैं एक ये मैसेज दूंगी कि आप जहाँ पर भी हैं, आप एजुकेशन कर रही हैं, आपके स्कूलिंग एज में हैं, आप कॉलेज तक पहुँच गई या यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई हैं, खुदारा किसी अनजान पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। और आपके लिए सबसे ज़्यादा जो आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं वो आपकी फैमिली है। अपनी फैमिली से अपनी चीज़ें शेयर करें, जिससे दोस्ती हो वो भी बताएं, चाहे वो यंग लड़के हों या लड़कियां हों। आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी ज़िंदगी के वो मामलात शेयर करें। अल्लाह ना करे कल को कहीं और से उनको पता चल जाए तो उनके आपके लिए भी नुकसानदेह है और उनके लिए शॉकिंग वो है। तो खुदारा किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपने विजन को लेके आगे चलें और ज़िंदगी को आसान ना समझें। अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, उसको ऐसे गुजारें कि वो आपके वालिदैन के लिए ज़हमत ना बने।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया मैडम शाइना शेर अली साहिबा ने, जो कि मिनिस्टर हैं हुकूक़ के निस्वां ख़वातीन। एक हमारे प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा सितारा है, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, और इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी मौका मिला हम दोबारा इनके पास आएंगे। तब तक अगले हफ्ते के लिए नए सितारे के साथ सरवर जबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।